सो हेलो गाइस, कल एग्जाम आने वाला है इकोनॉमिक्स का। तो अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बारी आ गई है कि फटाफट रिवीजन करें और फटाफट से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम समझें। तो एग्रीगेट डिमांड से शुरू करते हैं। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? एग्रीगेट डिमांड मतलब एग्रीगेट मैंने आपको बताया था सम टोटल या टोटल। सो टोटल डिमांड फॉर ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। ओके, और इसकी डेफिनेशन एक और होती है, जैसे अब टोटल डिमांड फॉर द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, तो डिमांड जब होगी तो कंजम्पशन भी होगी, एक्सपेंडिचर होगा। तो इसकी और एक हो सकती है दैट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑन द प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, जिसे हम एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, एंड एक्स एंटे कंजम्पशन एंड प्लान्ड कंजम्पशन। एक्स एंटे का मतलब होता है प्लान्ड। सो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑन planned consumption and planned investment that all the sectors of economy are ready to incur at each income level. Okay, जो सारे sectors of economy मिलके ready हैं, जो willing हैं, जिसके लिए वो ऐसा expenditure, ऐसा sum total of expenditure, ऐसी demand जिसको सभी sectors जिसके लिए अपनी income के level के हिसाब से खर्च करते हैं और expenditure उसके लिए करते हैं और डिमांड होती है ऑब्वियसली, तो वो बनती है एग्रीगेट डिमांड। तो जब सम टोटल सारे सेक्टर्स की डिमांड को हम सम टोटल करते हैं तो होती है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। क्या? पहला कंपोनेंट होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे हम प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड भी लिखते हैं, उसे हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड मतलब एक्सपेंडिचर इंकर्ड, यानी कि total expenditure incurred on the personal consumption by the households. So ये आता है private consumption demand में। Next है private investment demand. So total demand या aggregate demand for the capital goods by the investors, private investors। तो ये हो जाती है हमारी private investment demand, इसे हम लिखते हैं I से डिनोट करते हैं। थर्ड कंपोनेंट आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट डिमांड। गवर्नमेंट भी खरीदती है गुड्स एंड सर्विसेज, स्पेंड करती है फॉर द पब्लिक वर्क्स, सो इसे हम जी से डिनोट करते हैं। चौथा आता है नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब हाउ मच एक्सपोर्ट्स वी हैव। नेट एक्सपोर्ट्स होते हैं टोटल एक्सपोर्ट्स माइनस टोटल इंपोर्ट्स, यानी कि कितने रियली में एक्सपोर्ट्स हमने बाहर किए और उससे इनकम कमाई। सो उसके लिए भी डिमांड होती है गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स करने के लिए, तो ये भी एक कंपोनेंट है। तो C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M इज एग्रीगेट डिमांड। हम आते हैं अब अगले टॉपिक पे, जो है कंजम्पशन फंक्शन, जिसे हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहते हैं। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या है, इसे हम कैसे लिखते हैं? दैट इट डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एग्रीगेट कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, कंजम्पशन को हम लिखते हैं C इज इक्वल टू फंक्शन को F लिखते हैं और ब्रैकेट में लिखते हैं Y यानी कि इनकम। सो कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का भी यही मतलब है दैट हाउ मच मनी स्पेंट ऑन द कंजम्पशन। ठीक है, कितनी इनकम आपने कंजम्पशन पे लगाई, तो ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, कंजम्पशन फंक्शन है। कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। इनकम जब होगी तो कंज्यूम भी होगी, खर्चा भी होगा। अब इसी में एपीसी आती है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। वो क्या होता है? रेशो ऑफ एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द एग्रीगेट इनकम, मतलब टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, वो होती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 से ज्यादा होगी तो मतलब कंजम्पशन इज मोर देन द इनकम। जब 0 के इक्वल होगी तो यानी कि कंजम्पशन और इनकम दोनों इक्वल हैं, उसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। जब एपीसी 1 से कम होगी, लेस देन 1 होगी, तो मतलब कि कंजम्पशन इज लेस देन दी इनकम। ओके, अब इसी में आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है दैट चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, मतलब चेंज इन दी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय द चेंज इन इनकम। तो ये क्या डिनोट करता है?
that amount of the additional income that is spent on consumption, that is marginal propensity to consume. इनकम या तो सेव होगी या कंज्यूम होगी, तो इसीलिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या कहता है, दैट एडिशनल पोर्शन ऑफ दैट इनकम विच इज स्पेंट ऑन दी कंजम्पशन। अब उससे नेक्स्ट आता है प्रोपेंसिटी टू सेव। देखिए इनकम या तो कंज्यूम होगी या सेव होगी, जो कंज्यूम हो गई वो तो चली गई, जो नहीं कंज्यूम हुई वो ऑब्वियसली सेव हो जाती है। तो प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, सेविंग फंक्शन। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, सेविंग्स डिवाइडेड बाय इनकम, मतलब कि रेशियो ऑफ सेविंग्स इनटू एग्रीगेट सेविंग्स इज टू द एग्रीगेट इनकम। इसी में मार्जिनल, लेकिन इसमें पहले मैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव में आपको बता दूं, जिसे एपीएस लिखते हैं हम। एपीएस हमेशा 1 से कम होगा, 1 से कम होगा, विल बी ऑलवेज बी लेस देन 1 और नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये सेविंग है, क्योंकि आप इनकम आएगी तो उसे कंज्यूम करेंगे, कंज्यूम करने के बाद जो बचेगा, तो इसलिए ये हमेशा 1 से कम होगा या नेगेटिव में होगा। और जब ब्रेक इवन पॉइंट होगा, जब कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम होगी, मतलब जब सारी की सारी इनकम आपकी कंज्यूम होगी, तो सेविंग हमेशा 0 होगी, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट पे 0 होगा। अब आते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव पे। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो हमने किया था वो किया था चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, मतलब रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ऑफ द चेंज इन कंजम्पशन इज टू चेंज इन इनकम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है चेंज इन सेविंग्स डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, मतलब रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग्स इज टू चेंज इन इनकम। सो दिस इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अगर एग्रीगेट सप्लाई पूछ ले, वैसे एग्रीगेट सप्लाई नहीं आएगा, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई होता है जितनी फैक्टर पेमेंट्स होती है ना, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट, ठीक है, जब इनको सबको ऐड कर देंगे या कंजम्पशन और सेविंग को ऐड कर देंगे तो आती है एग्रीगेट सप्लाई। तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है, ऑटोनॉमस वो होती है जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ द इनकम, इनकम चाहे जितनी भी हो वो इन्वेस्टमेंट आपको करनी ही है। वो कौन से सेक्टर में होती है, कहाँ होती है, जब गवर्नमेंट सेक्टर में होती है, गवर्नमेंट को करनी ही करनी है, वो प्रॉफिट नहीं देखती, तो इसलिए कहते हैं ऑटोनॉमस। इनकम चाहे जितनी भी है, लेकिन वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट अपनी करनी है जितनी उनको करनी है। इंड्यूस्ड होती है विच इज डन विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट अर्निंग, तो वो देख के की जाती है, तो इसलिए वो होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। वो कहाँ होती है, प्राइवेट सेक्टर में। तो ये होता है फ़र्क दोनों का। बाकी ये था एग्रीगेट डिमांड और उसके कंपोनेंट्स जो मैंने आपको बताए। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। अब ये शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है, वर्ड बाय वर्ड समझते हैं। शॉर्ट रन होता है द टाइम पीरियड इन विच लेवल ऑफ आउटपुट इज डिटर्मिन्ड बाय द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नोन एज द शॉर्ट रन, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है, सिचुएशन वेयर द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सो दैट इज इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, शॉर्ट रन में when there is aggregate demand is equal to aggregate supply, that becomes short run equilibrium output. Now we come to the investment multiplier. Investment multiplier क्या होता है, investment multiplier is the ratio of change in income to the change in investment is known as the investment multiplier. कितने इनकम में चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा, वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एंड इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर K। इसका फॉर्मूला है K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। ओके, MPC क्या है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। सो इसकी वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो आ जाएगा K इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन सेविंग्स। सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के इक्वल है, क्यों, क्योंकि जो आप पैसा कंज्यूम नहीं करेंगे, जो खर्च नहीं करेंगे, वो नेचुरली सेव होगा, एंड सेविंग्स को यू विल इन्वेस्ट समवेयर, सो सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सो
वो चेंज इन सेविंग्स हो जाएगा चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सो द फॉर्मूला इज के इज इक्वल टू, अल्टीमेटली क्या आएगा, के इज इक्वल टू चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट। लिखेंगे उसको चेंज इन सेविंग्स करके, ठीक है, अल्टीमेटली वही आएगी रेशो। और वैसे फॉर्मूला है के इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। नाउ द टॉपिक ऑफ नेक्स्ट टॉपिक इज फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर दोज हु आर एबल टू वर्क and are willing to work at the prevailing wage rate are getting jobs। मतलब जो लोग काम करने के एबल हैं, काम करने के लायक हैं और प्रिवेलिंग सैलरी या प्रिवेलिंग वेज रेट पे काम करना चाह रहे हैं, उनको सबको जॉब्स और वर्क पूरा का पूरा मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। तो ये होती है फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। एक होती है इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इनवॉलेंटरी मतलब जो आपकी मर्जी से ना हो, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। सो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन वेयर दोज हु आर एबल टू वर्क एंड आर विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट बट आर नॉट गेटिंग द जॉब्स। जैसे कि जिस अनएम्प्लॉयमेंट की बात हम करते हैं वो होती है इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जिस प्रॉब्लम है जो अनएम्प्लॉयमेंट की। सो जो लोग काम करने के लायक हैं, काम करना भी चाह रहे हैं उतने पैसों पर, लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिल रही, तो वो है इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। एक टॉपिक आता है प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड मतलब डिमांड ज़्यादा होना, व्हेन एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स द एग्रीगेट सप्लाई। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है तो वो होती है एक्सेस डिमांड। और डेफिशिएंट डिमांड कब होती है? जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है तो होती है डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड को पहले देखते हैं, और इसको आपने हमेशा याद रखना है दैट व्हेन द एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स द एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये याद रखना है, एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होती है। जब भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होगी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तो वो होगी एक्सेस डिमांड। उसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लेशनरी गैप। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड है वो है 12,000 क्विंटल राइस की और सप्लाई कितने की है? 10,000 क्विंटल राइस की। तो गैप कितने का आ गया? 2,000 क्विंटल राइस का। तो इस गैप को कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन बढ़ती है, इट लीड्स टू इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशनरी गैप को कैसे लिखेंगे? द गैप विच shows the excess of demand, excess of aggregate demand over the aggregate supply. So this is it is called inflationary because it leads to inflation. So this is inflationary gap. Now deficient demand, when aggregate demand is less than the aggregate supply at full employment level. So वो होती है deficient demand. Deficient demand क्या होता है? उससे होता है डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप मतलब जब प्राइसेस गिरते हैं, प्राइसेस गिरना भी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं होता, उसमें भी ये होगा, उसमें जो गैप होगा 2,000 क्विंटल राइस का वो होगा डिफ्लेशनरी गैप। द गैप विच शोज द लेस ऑफ डिमांड ओवर द सप्लाई, या फिर ऐसे लिख सकते हो द गैप विच शोज द एक्सेस ऑफ एग्रीगेट सप्लाई ओवर द एग्रीगेट डिमांड। ओके, सो दैट इज डिफ्लेशनरी गैप. So because it leads to deflation, fall in prices. Okay. Now excess demand का impact क्या होता है? Impact of excess demand on prices, output and employment. अब आपको पता है कि जब इन्फ्लेशनरी गैप है उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रही है, तो इम्पैक्ट ऑन प्राइसेस, जनरल प्राइसेस क्या होगा? इन्फ्लेशन, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, सो महंगाई हो जाएगी. इम्पैक्ट ऑन आउटपुट क्या होगा? क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, एम्प्लॉयमेंट पूरी है, कैपेसिटी प्रोडक्शन की पूरी है, तो आउटपुट कांट इंक्रीज. सो जितनी आउटपुट है वो उतनी रहेगी, आउटपुट बढ़ नहीं पाएगी. इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है, इक्विलिब्रियम पे है, पूरी एम्प्लॉयमेंट लेवल है, इसीलिए लेवल ऑफ
एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ नहीं पाएगा या अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगी, तो वो इक्विलिब्रियम पे अपने फुल एम्प्लॉयमेंट पे रहेगी, सो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आएगी। नाउ डेफिशिएंट डिमांड में क्या होगा, इम्पैक्ट ऑन प्राइस, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। डेफिशिएंट डिमांड जब होगी तो प्राइसेस क्या होगा, डिफ्लेशन, सो मतलब प्राइसेस गिरेंगे, प्राइसेस विल फॉल। और इम्पैक्ट ऑन आउटपुट क्या होगा, आउटपुट विल फॉल, आउटपुट विल फॉल क्यों, क्योंकि जब प्राइसेस, जब इन्वेस्टमेंट की कमी होगी, जब डिमांड की कमी होगी, तो डिमांड की कमी मतलब है इन्वेस्टमेंट की भी कमी होगी, तो इसीलिए आउटपुट भी नहीं बढ़ेगी, आउटपुट भी कम रहेगी, आउटपुट। और इसके बाद है इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है लेकिन यहाँ पे अब सप्लाई से कम हो रही है डिमांड, जो डिमांड है वो यहाँ कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तो क्या होगा, लोगों को निकालना पड़ेगा, सो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, मतलब नौकरी में से लोगों को निकालना पड़ेगा, सो इसलिए इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होगी। सो ये होंगे एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के इम्पैक्ट्स। नाउ मेजर्स टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड, क्या मेजर्स हो सकते हैं, कई सारे मेजर्स हो सकते हैं, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी सबसे पहले आता है आरबीआई की, जिसके अंदर वो एक्सेस डिमांड को कंट्रोल कर सकता है आरबीआई। उसमें सबसे पहला पॉइंट है बैंक रेट। भैया बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट एट विच दी आरबीआई, जिसको हम सेंट्रल बैंक कहते हैं, दैट गिव्स लोन्स टू दी कमर्शियल बैंक्स विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी। आपको याद रखना है, जब भी आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, जिस भी इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है विदाउट एनी सिक्योरिटी, उसे कहते हैं बैंक रेट। ये आरबीआई और कमर्शियल बैंक्स के बीच में ही होता है। तो इससे क्या होगा, और आरबीआई जब क्या करेगा, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा लोन का, तो क्या होगा कि बैंक्स को लोन महंगा पड़ेगा, फिर आगे भी वो क्रेडिट अवेलेबिलिटी और लोन देना बैंक्स को, लोगों को महंगा पड़ जाएगा, कमर्शियल बैंक्स को आगे भी महंगा पड़ेगा लोन देना। इससे क्या होगा, कंजम्पशन में कमी आएगी। वो कैसे आएगी, लोग अपनी सेविंग्स को यूज़ करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो डिमांड कम होगी, ठीक है, इससे एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। और अपनी सेविंग्स को लोग कंजम्पशन में यूज़ करेंगे, तो इससे क्या होगा कि नया पैसा लोग नहीं उठाएंगे कंजम्पशन के लिए, अपनी सेविंग्स को यूज़ करेंगे, तो इससे एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट आता है CRR, इसके बाद आता है रेपो रेट सेकंड पे। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट होता है जिस रेट पे, जिस इंटरेस्ट रेट पे कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई, उसे कहते हैं रेपो रेट, वाइल प्लेजिंग देयर सिक्योरिटीज। इस रेपो रेट के अंदर वो सिक्योरिटीज एज ए सिक्योरिटी बैंक के पास रखते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटीज होती हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटीज एज अ सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक्स वो जमा करते हैं आरबीआई के पास, फिर वो उन्हें लोन मिलता है आरबीआई से, और उस इंटरेस्ट रेट को कहते हैं रेपो रेट। अब इस रेपो रेट को भी जब आरबीआई अगर बढ़ा देगा तो क्या होगा, लोन्स हो जाएंगे महंगे, आगे बैंक्स को लोन देना पड़ जाएगा महंगा, तो इस वजह से क्या होगा, एक्सेस डिमांड हो जाएगी कंट्रोल। तीसरा आता है रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है एट विच द आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स। अब उल्टा होता है, तो अब इस रिवर्स रेपो रेट को आरबीआई अगर बढ़ा देगा तो बैंक्स के लिए फायदा है, तो बैंक्स ज़्यादा से ज़्यादा कैश आरबीआई के पास रखना चाहेंगे टू इंक्रीज द इनकम, ताकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिले। तो जब बैंक्स का ज़्यादा से ज़्यादा कैश रिजर्व, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास होगा, तो क्या होगा, बैंक्स को लोन की कैपेसिटी, लोन अवेलेबिलिटी जो है लोगों के लिए वो कम हो जाएगी और महंगा हो जाएगा लोन, तो इससे क्या होगा, एक्सेस डिमांड हो जाएगी कंट्रोल। रेपो रेट को हम रीपरचेज रेट भी कहते हैं, क्योंकि वहां पे कमर्शियल बैंक्स दे प्लेज टू टेक बैक द सिक्योरिटीज आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ताकि हम वो जो अपनी सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी जमा करते हैं रेपो रेट में जो हमने पढ़ा कि वो सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी जमा करते हैं, तो
उसे हम रीपर्चेज रेट इसलिए भी कहते हैं ताकि लोन चुकाने के बाद कमर्शियल बैंक्स उसे दोबारा से आरबीआई से वापस से उन सिक्योरिटीज को खरीद लेते हैं, इसलिए उसे रेपो रेट को रीपर्चेज रेट भी कहते हैं। अब आता है कैश रिजर्व रेशो, CRR। ये कैश रिजर्व रेशो होती है जो इट इज़ अ रिक्वायरमेंट जो कमर्शियल बैंक्स को एज अ कैश अपने पास रिजर्व, किसी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज जो बैंक्स को अपने पास एज अ कैश रिजर्व रखना पड़ता है with the RBI. Okay, so cash reserve ratio, it is a ratio which commercial banks are required to keep with the RBI in the form of cash reserves. Suppose कि 10% अभी रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर इस CRR को RBI कहेगा कि अब 20% करो कैश रिजर्व रेशो को, तो ज़्यादा पैसा हो जाएगा RBI के पास। जब ज़्यादा पैसा RBI के पास हो जाएगा तो डिमांड हो जाएगी, मतलब क्रेडिट अवेलेबिलिटी हो जाएगी कम, क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम होगी तो इन्वेस्टमेंट होगी कम, इन्वेस्टमेंट होगी कम तो डिमांड होगी कम, क्योंकि प्रोडक्शन होगी कम। अब आता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इट इज द रेशो इन विच द कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप द टोटल नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज विद द RBI, एक ऐसी परसेंटेज। ठीक है, सो इस परसेंटेज में क्या होगा, तो अगर ये परसेंटेज भी SLR की RBI बढ़ा देगा तो उनकी एसेट्स और टाइम लाइबिलिटीज जितनी भी हैं वो RBI के पास रखनी पड़ेंगी, रिसोर्सेज हो जाएंगे कम, और उस वजह से क्या होगा, क्रेडिट अवेलेबिलिटी आगे कम होगी, और उस वजह से इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो एक्सेस डिमांड हो जाएगी कंट्रोल। तो ये है मॉनिटरी मेजर्स। एक और मॉनिटरी मेजर है जिसमें ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसमें कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज बाय द RBI इन द ओपन मार्केट। ये सिक्योरिटीज जो होती हैं, अब RBI क्या करेगा, एक्सेस डिमांड कब है, जब लोगों के पास मार्केट में पैसा ज़्यादा अवेलेबल है, लोन इजीली अवेलेबल है, इसलिए एक्सेस डिमांड है। तो अब RBI क्या करेगा, पैसा खींचेगा। पैसा कैसे खींचेगा, वो कर देगा सारी सिक्योरिटीज को सेल करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो RBI क्या करेगा, सेल करना शुरू कर देगा सिक्योरिटीज को। सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज मतलब RBI बेचेगा, अपनी सिक्योरिटीज ले आएगा बाहर, और उसके बदले में क्या ले जाएगा, पैसा रख लेगा अपने पास। तो मार्केट में जब कम पैसा होगा, कम क्रेडिट अवेलेबिलिटी होगी तो कम इन्वेस्टमेंट होगी, कम इन्वेस्टमेंट होगी तो एक्सेस डिमांड हो जाएगी कंट्रोल। सो दीज आर दी मॉनिटरी मेजर्स जो RBI के पास होते हैं टू कंट्रोल दी एक्सेस डिमांड। इसके बाद आते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स जैसे कि इम्पोजिंग मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑन सिक्योर्ड लोन्स। जब भी लोग बैंक से लोन लेते हैं, कमर्शियल बैंक से लोन लेने जाते हैं, तो उसके बदले में कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। तो बैंक क्या करता है, उस सिक्योरिटी की वैल्यू के बदले में उस सिक्योरिटी की वैल्यू से कम लोन देता है। ठीक है, ये इस वैल्यू, जो ये गैप होता है वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी एंड वैल्यू ऑफ द लोन, इसे कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो अब क्या करेगा RBI, इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा। उससे क्या होगा, लोन की अमाउंट हो जाएगी कम, लोन की अमाउंट हो जाएगी कम तो एक्सेस डिमांड हो जाएगी कंट्रोल। और होता है मॉरल परसुएशन की बैंक्स बोल सकते हैं, डायरेक्शंस दे सकते हैं सेंट्रल बैंक्स को, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि लोन मत दीजिए, प्रायोरिटी सेक्टर्स को लोन दीजिए, और इस तरह से हो सकता है। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, जिसे बोलते हैं क्रेडिट राशनिंग, जिसमें RBI बैंक्स को ये बोल सकता है कि सिर्फ प्रायोरिटी ज़रूरी चीज़ों के लिए और ज़रूरी सेक्टर्स को ही लोन दें, बाकी चीज़ों के लिए लोन अभी मत दें। मॉरल परसुएशन में रिक्वेस्ट कर सकता है कि लोन को अभी इतना मत दें, पैसा बाहर ना दें। तो ये सब होता है क्वालिटेटिव मेजर्स में। इसके अलावा इंक्रीज इन टैक्सेस, जिसे हम कहते हैं रेवेन्यू मेजर्स। इंक्रीज इन टैक्सेस, जब टैक्सेस बढ़ा देंगे तो चीज़ें हो जाएंगी महंगी, और चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो एक्सेस डिमांड हो जाएगी कंट्रोल। इसके अलावा होता है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर देती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर देगी तो उससे भी एक्सेस डिमांड जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। और इंक्रीज इन पब्लिक बोरोइंग, पब्लिक डेट। गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक से, ओपन मार्केट से लोन्स लेती है। जब गवर्नमेंट लोन लेती है तो
पैसा नेचुरली है कि गवर्नमेंट के पास लंबे टाइम के लिए जाता है, और उससे क्या होता है कि मार्केट में पैसा कम हो जाता है, जिससे एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो सकती है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी पब्लिक बोरिंग को और ज़्यादा बढ़ा देगी, और ज़्यादा पब्लिक से लोन लेगी, ताकि मार्केट में पैसा कम हो, ताकि एक्सेस डिमांड हो जाए कंट्रोल। अब डेफिशिएंट डिमांड के मेजर्स क्या होते हैं? तो जो हमने एक्सेस डिमांड के मेजर्स पढ़े, बिल्कुल उसके ऑपोजिट डेफिशिएंट डिमांड के मेजर्स हैं। आपको एक्सेस डिमांड के मेजर्स पता है, जहां जहां इंक्रीज लिखा है वहां डेफिशिएंट डिमांड में डिक्रीज कर देना, तो अपने आप हो जाएगा। और जहां यहां पे डिक्रीज लिखा है वहां उसको इंक्रीज कर देना, ऑपोजिट करना है। तो जो एक्सेस डिमांड आपने पढ़ लिया, तो डेफिशिएंट डिमांड उसका हो जाएगा बिल्कुल ऑपोजिट।